गांधी के सपनों का भारत, जहां ग्राम स्वराज की स्थापना के लिए बापू ने पंचायती राज संस्थानों को व जिला स्तर पर कई तहसील लेवल के संस्थानों को विकास के मायने में पहला पायदान माना था और लोगों को लोकतंत्र का सच्चा सेवादार के रूप में तहसील को बनाया गया था। चाहे वो ज़मीन का काम हो या फिर छोटी मोटी प्रमाण पत्रों की ज़रूरत हो। यानी आप यूँ कह लें कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित उन सभी कार्यक्रमों को देखने और मॉनिटरिंग करने की एकमात्र गवर्नमेंट मैकेनिज्म जिसे तहसील कहते हैं। तहसील पर ज़मीन संबंधी विवादों का निपटारा बहुत धीरे धीरे होता है, ऐसा सुनने को मिलता था। डिजिटल इंडिया मुहिम आ जाने के बाद भी प्रधानमंत्री कार्यालय से 25 किलोमीटर की दूरी पर दादरी अवस्थित है। आप ये मान लें कि 35 किलोमीटर की दूरी पर, 25 से 35 किलोमीटर की दूरी पर यह जगह अवस्थित है। यहाँ तहसील है। यह नोएडा गौतम बुद्ध नगर डिस्ट्रिक्ट में आता है। यहाँ कई तहसील हैं, उसमें एक ये भी तहसील है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होने के कारण, इंडस्ट्रियल ग्रोथ होने के कारण यहाँ भूमाफिया और कई गैंगस्टर जैसे लोग यहाँ एक्टिव होकर प्रशासनिक लोगों की मिली भगत के साथ प्रशासनिक मैकेनिज्म को अपने साथ मिलाते हुए गवर्नमेंट मैकेनिज्म की जो प्रक्रिया है, जो सरकार की नीति है कि जनता तक वो सही चीज़ें पहुँची, उस बीच में यह एक मीडिएटर की भूमिका में अपना सर्विस डिलीवरी नहीं कर पाते हैं। इनकी जिम्मेदारी तय होती है। छोटे मोटे मामलों में दफ़ा 323 के तहत उस व्यक्ति पर तरह तरह के मुकदमे करवाते हैं। और अगर आप ऐसे देखें तो तहसील लेवल पर किसी भी तरह का निपटारा सही समय, सही कार्य दिवस के अंतर्गत नहीं होता है। लोग न्याय की गुहार में यहाँ भटकते रहते हैं। हमारी यात्रा में एक हमारे विक्टिम मिले हैं, सुरेंद्र यादव नाम है इनका। ये सराफाबाद के रहने वाले हैं और वहीं गढ़ी चौखंडी में इनके कुछ ज़मीन पर कुछ गैंगस्टर के द्वारा उस थाने में अंतर्गत गढ़ी चौखंडी हैबतपुर माजरा में इनके ज़मीन को कब्जा किया गया। और जब जिन व्यक्तियों ने कब्जा किया उनके बारे में जब ये पता लगाया गया तो वो यहाँ एक गैंगस्टर की भूमिका में इस तरह से ज़मीन कब्जा करते हैं और यहाँ इंडस्ट्रियल ग्रोथ में एक तरह से पैसा कमाते हैं। ऐसे में न्याय की लिए भटक रहे ये तहसील पर कुछ लोग हैं, हम इनका परिचय जानते हैं। सर, आप अपने बारे में बताएं। मेरा नाम डॉक्टर वीके सिंह है। मैं वरिष्ठ पत्रकार भी हूँ जी, एज वेल मैं एक टीचर भी हूँ जी। और मैं यहाँ पर आप हमारे मित्र हैं मिस्टर सुरेंद्र यादव जी, जिनकी ज़मीन पर कब्जा हुआ है। इनफैक्ट मिस्टर सुरेंद्र यादव ने 2011 में एक पैतृक भूमि किसानदार से, जो उसकी दादा लाई संपत्ति थी, उससे 7.5 बीघे ज़मीन खरीदी थी। और 7.5 बीघे ज़मीन खरीद करके इन्होंने खसरा संख्या 330-327 में खरीदी थी। और वो उस पर जो है 2011 से लेकर के 2021 तक काबिज भी थे। उस पर जो है ये हल चलाते थे, अपना ट्रैक्टर चलाते थे, खेती बाड़ी करते थे। इसी बीच जो है जिला गाजियाबाद से जिला बदर रहे रंगा यादव, प्रिंस यादव, राकेश यादव जो कि प्रमुख हैं, पूर्व सपा गवर्नमेंट में इनका जो है सक्रिय कार्यकर्ता भी रहे हैं, सपा के अच्छे कार्यकर्ता भी हैं। इन्होंने कहीं से विवेक दहिया नाम के व्यक्ति का खसरा संख्या 329 के पेपर कहीं से मैनेज कर लिए, जो कि 1978 में कभी बाढ़ आई थी। जो ये हिंडन नदी, जो हरी नदी के नाम से भी जानी जाती है, वो पहले कहीं और बहती थी, लेकिन वो 1978 की बाढ़ में वो शिफ्ट हो गई। तो खसरा संख्या 329 जो है, जैसा कि राजस्व विभाग के अभिलेखों में भी है, पाया जाता है कि राजस्व विभाग के अभिलेखों में खसरा संख्या 329 तो है, बट मौके पर ज़मीन नहीं है। ऐसा कई पटवारियों का भी वर्जन है। लेकिन हमारे जो है काबिल एसडीएम मिस्टर आलोक गुप्ता ने, एसडीएम प्रशासन है, इस मामले का बाद जो है एसडीएम जे के न्यायालय में लंबित था। इसके बाद भी इन्होंने एक प्रशासनिक आदेश किया और प्रशासनिक आदेश के साथ ही टीम गठित कर दी और उस पर जाकर के इनकी ज़मीन पर कब्जा करवा दिया रंगा यादव गैंग का, जो कि गाजियाबाद से गैंगस्टर एक्ट में एनएसए उन पर लगी हुई है। 452 मतलब ट्रेस पास, घर में घुस करके लूटपाट और हत्या के दर्जनों मुकदमे हैं। इवन देन लूट, हत्या, चोरी, बहुत सारे मुकदमे, मतलब एनएसए और गैंगस्टर एक्ट अधिनियम 1986 की कई धाराओं में वो संलिप्त हैं।
ऐसे लोगों को इन्होंने उस जमीन पर कब्जा करा दिया बिना किसी विधि द्वारा स्थापित कानून को ताक में रख करके, जबकि उनके ही पैरेलल कोर्ट में जब मामला लंबित था तो एसडीएम दादरी आलोक गुप्ता ने आउट ऑफ ज्यूरिडिक्शन जा करके एक नया फैसला थोप दिया और उनकी जमीन पर कब्जा कर दिया। अभी आपका जो स्टेटस है ये लगभग कितने दिनों से चल रहा है और उसमें क्या अभी अपडेट है, करंट अपडेशन क्या है उसका? सर ये जो है 2020 से न्यायालय में लंबित रहा है। 7 जुलाई 2022 को मैडम ने पूर्व आदेशों को, एसडीएम आलोक गुप्ता के आदेशों को खारिज करते हुए रीस्टोर कर दिया है। पैमाइश रिपोर्ट 15 जुलाई 2022 को न्यायालय में प्रेषित होनी थी। हमको 2 बार जो है पैमाइश की डेट मिल चुकी है। पैमाइश के टाइम पर, ठीक पैमाइश के टाइम पर हमारे जो है आरआई साहब जो रेवेन्यू इंस्पेक्टर हैं बीमार हो जाते हैं, अगले पल वो फिर से स्वस्थ हो जाते हैं और फिर एक नई डेट मिल जाती है। कितना डेट कैंसिल हुआ अभी तक? अभी तक हमारी सर 2 डेटें कैंसिल हो चुकी हैं। आगे क्या स्टेप है आपका, आप क्या करने वाले हैं? आगे हम अभी क्या करने वाले हैं, अभी हमको 5 सितंबर की डेट मिली हुई है। 5 सितंबर में देखता हूं, अगर पैमाइश होती है देन वेल एंड गुड, अदरवाइज फिर मैं रिट ऑफ मैंडेमस भी इशू करवा सकता हूं, हाई कोर्ट जा सकता हूं। सरकार द्वारा विधि द्वारा स्थापित उन न्याय को एक जनता जनमानस तक पहुंचाना सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है, लेकिन में ऐसे में ये सवाल उठता है कि जब सरकार के लोग सीएम और पीएम तो बड़े वादों के साथ सर्विस डिलीवरी के लिए जनता तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हों, लेकिन प्रशासनिक उदासीनता के कारण जब इस तरह के भ्रष्टाचार को संगठित रूप से बढ़ावा दिया जाएगा तो सरकार के सपनों का क्या होगा। ऐसे में सरकार के उन नुमाइंदगियों को ये कहा जाना चाहिए कि ये कैसी है कश्ती, ये कैसा सफ़र है, जनता का यहाँ कोई ना हम सफ़र है। लोकतंत्र का यह कैसा रूप है कि एक टैक्स पेयर को न्याय नहीं मिलता है। देश का हर नागरिक टैक्स पे करता है, चाहे वो डायरेक्ट टैक्स देता हो चाहे वो इनडायरेक्ट टैक्स देता हो। ऐसे में सवाल सरकार और प्रशासनिक उदासीनता का है। ऐसे में इस मामले को गंभीरता से लेते हुए त्वरित निष्पादन करने के लिए सरकार के लोगों को इस पर सोचना चाहिए।